वेलकम माय डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। द एनिमल किंगडम, ये नाम ही एक खूबसूरत और शानदार दिल को जीत लेने वाली फैंटेसी मूवी का है दोस्तों, जो हमें रियलिटी के बारे में बहुत कुछ बताती है। ये एक ऐसी दुनिया की कहानी है जहां इंसान पशु पक्षी करके कोई विभाजन नहीं है। इंसानों और दूसरे जीवों के मिलने से यहाँ ऐसे अनोखे और शानदार जीव पैदा होते हैं जो इस दुनिया में खुशी और शांति का जीवन जीते हैं। ऐसी अनोखी दुनिया को देखना तो बनता है। इसी दुनिया को हम आपकी आंखों के सामने लेकर आ रहे हैं इस खूबसूरत फ्रेंच मूवी में, जो 2023 में रिलीज हुई थी। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मूवी की शुरुआत एक कार के अंदर होती है जहां दो लोग तू मैं कर रहे होते हैं। उनका कुत्ता उन्हें ताक रहा होता है कि हाँ, इससे अच्छा तो मैं ही हूँ। अब लड़का गुस्से में उठकर चलने लग जाता है तो वो आदमी उसके पीछे भागता है, उसके पीछे कुत्ता। तभी एक वैन में धमाके की आवाज आती है और अंदर से दो आदमी बाहर आकर गिरते हैं। उनके पीछे एक और आदमी उठकर बाहर आता है। उसका एक हाथ नहीं पंख है और मुंह पर मास्क जैसा कुछ लगा हुआ है। ये दोनों डरकर छुप जाते हैं और तब पंख वाला बाकी दोनों को मारकर एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। उसकी उंगलियां और नाखून बड़े अजीब दिखते हैं, बिल्कुल किसी जानवर या पंछी की तरह। अब ये दोनों जैसे तैसे करके कार में हॉस्पिटल पहुंचते हैं। दरअसल ये दोनों बाप बेटा हैं। बाप का नाम फ्रैंकोइस और बेटे का एमिल होता है। हॉस्पिटल में एक लड़की बैठती है जिसका मुंह एक बर्ड की तरह है। डॉक्टर इन्हें बताती है कि पिछले कुछ हफ्तों से आपकी वाइफ को दौरा नहीं पड़ा है और ये बहुत ही अच्छी बात है, पर उसका हॉस्पिटल में रहना ज्यादा अच्छा है क्योंकि आप घर पर मैनेज नहीं कर पाएंगे ना, इसीलिए। अब फ्रैंकोइस भी उसको ताना मारते हुए कहता है कि अरे हम तो अच्छे से मैनेज कर रहे थे, लेकिन आप ही लोग हैं जो उसको जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आ गए। देखिए, ये सरकार का ऑर्डर है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। वैसे नॉर्थ में हॉस्पिटल का एक नया ब्रांच खुला है, अगर आपको वहाँ पर ज्यादा सुविधा लगे तो आप वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। फिर फ्रैंकोइस अपनी वाइफ के कमरे में जाता है। जब वो बाहर आता है तो एमिल से कहता है, बेटा क्या तुम अपनी माँ से बात नहीं करना चाहते। वो भी कहता है कि मैं क्या बात करूँ, करूंगा भी तो उनके समझ में तो आने से रहा। बेटा वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बात समझने की उसे जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें देख ले बस वो खुश हो जाएगी, और यही तो हमें चाहिए। अंदर उसकी माँ पीठ दिखाकर बैठी होती है और लगता है उसके चेहरे पे घने बाल हैं। वो मुड़ती है तो पता चलता है कि उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं, किसी एनिमल की तरह दिखता है। और यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज में मूवी का टाइटल द एनिमल किंगडम डालकर होती है मूवी शुरू। हमें बताया जाता है कि इंसान का जानवर की तरह बनना एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज ढूंढने में सरकार पूरी तरह से लगी हुई है, पर अभी तक कुछ नहीं मिला। अब ये दोनों नॉर्थ टाउन में घर ले लेते हैं। वहीं के एक रेस्टोरेंट में फ्रैंकोइस नौकरी करता है और एमिल वहाँ के एक स्कूल को ज्वाइन कर लेता है। स्कूल में एक लड़की सबके सामने उसका नाम पूछती है, फिर उसके पिता का नाम, क्या काम करते हैं, और इस तरह के सवाल पे सवाल करने लग जाती है। बाकी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सुन बहन, तू अपना इंटरव्यू बाद में ले लेना, अभी क्लास शुरू हो रही, चल। इस पर वो लड़की अपना नाम जूलिया कहती है। वो कहती है कि मुझे ADHD है, मतलब इससे पहले कि मेरा दिमाग सोचे कि क्या बोलना है मैं बोल देती हूँ, बहुत हाइपर एक्टिव हूँ। ठीक है, बैठ जाओ अब, ये कहकर टीचर क्लास शुरू करती है। अब एमिल को जूलिया का चुलबुलापन पसंद आ जाता है। स्कूल के बाद वो रेस्टोरेंट आता है जहाँ उसके पापा फ्रैंकोइस काम करते हैं। रेस्टोरेंट का ओनर बताता है कि पास ही में जो नया हेल्थ केयर सेंटर बना है, सुना है पूरे का पूरा कंक्रीट का है। इस पर एमिल भी कहता है कि क्यों ना हो, वहाँ जानवर जो रहने वाले हैं। और इतने में तेज हवाएं चलने लग जाती है और रात को तूफान और खूब बारिश भी होती है। एमिल को बाहर एक अजीब और डरावना चेहरा दिखता है, लेकिन एक ही सेकेंड में वो गायब। वो इसको अपना वहम समझ लेता है और सोचता है ऐसा तो होता रहता है। सुबह उस एरिया के कई पेड़ गिरे होते हैं। तब फ्रैंकोइस को कॉल आता है और दोनों तुरंत निकल जाते हैं। रास्ते में हर तरफ पेड़ गिरे होते हैं और कई गाड़ियां उल्टी पड़ी होती हैं। फ्रैंकोइस घबराकर एक जगह पर पहुंचता है और पुलिस वाले उसे आगे जाने से रोक देते हैं। पानी में देखते हैं तो एक बहुत बड़ी वैन गिरी पड़ी होती है जिसको वो उठा रहे हैं। उसमें एक बड़ा छेद होता है। फ्रैंकोइस पूछता है, मेरी वाइफ मेलिंडा को क्या हुआ है। फिर वो लोग अपनी लिस्ट चेक करके बताते हैं कि जिन लोगों की लाशें मिली है उनमें ये नाम तो नहीं है। दरअसल कल रात फ्रैंकोइस की वाइफ मेलिंडा और दूसरे पेशेंट्स को नए सेंटर में शिफ्ट कर दिया जा रहा था और उसी वक्त आंधी और बारिश शुरू हो गई और ये वैन पानी में गिर गई, इसलिए फ्रैंकोइस को यहाँ पर बुलाया गया होता है। अब फ्रैंकोइस पूरे जंगल में अपने और एमिल के ड्रेसेस को यहाँ वहाँ लटका देता है ताकि अगर मेलिंडा बचकर जंगल के अंदर गई थी तो इनके कपड़ों को स्मेल करके वो इनके पास आ जाएगी। दरअसल मेलिंडा की गंध पहचानने की शक्ति बहुत तेज है। अब एमिल स्कूल जाता है तो वहाँ स्टूडेंट्स कहते हैं कि कल रात के तूफान और बारिश के बाद करोड़ों का नुकसान हो गया है और इसे नेशनल डिजास्टर अनाउंस कर दिया गया है। और सुना है कि पास ही के गांव में एनिमल ह्यूमन को भी देखा गया था। और अब एनिमल ह्यूमन के बारे में सुनकर एमिल तो टेंशन में सामान गिरा देता है। जूलिया पूछती, बेटा तुम इतने टेंस्ड क्यों लग रहे हो। एमिल कोई जवाब नहीं दे पाता। फिर पीटी पीरियड होता है तो वहाँ पर टग ऑफ वॉर चल रही होती है। तो वो हारती हुई टीम के साइड में जाकर रस्सी को धीरे से खींचता है तो ऑपोजिट टीम पूरी तरह से आगे गिर जाती है। और यहाँ पता चलता है कि एमिल के अंदर बहुत ज्यादा ताकत है, पर वो दिखाना नहीं चाहता। एक लड़का उसे फ्राइडे पार्टी के लिए बुलाता है, पर एमिल मना करके अपना हाथ दिखाते हुए तेजी से घर की ओर भाग जाता है। उसकी उंगली में थोड़ा चोट आ गई थी और नाखून के बीच कुछ फंसा होता है। वो किसी चीज से उसको पकड़कर खींचता है तो खून पिचकारी की तरह निकलता है। फिर वो शर्ट उठाकर आईने में देखता है, ओह
तो ऐसा लगता है जैसे रीढ़ की हड्डी बाहर निकल रही हो। वो डर जाता है कि कहीं मैं भी एनिमल तो नहीं बन रहा। फिर वो टेंशन में साबुन से घिस घिस कर साफ करने लगता है, पर ये गंदगी थोड़ी ना है जो साबुन से निकल जाएगी। फ्रैंको इस सुपरमार्केट में एक पुलिस ऑफिसर को देखता है जो बताती है कि आपकी वाइफ का अभी तक कुछ पता नहीं चला और जो लोग हमें जिंदा मिले थे उनकी हम अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। इसी बीच किसी के चीखने की आवाज आती है। एक आदमी डरते हुए कहता है, मैंने एक अजीब इंसान को देखा। अब एमएल मिड सेक्शन में जाकर देखता है कि कहीं मेलिंडा यहाँ तो नहीं आ गई, पर वहां पर एक छोटा लड़का बैठा होता है जो देखने में इंसान और ऑक्टोपस का कॉम्बिनेशन लगता है। इन्हें देखकर वो बचकर भागता है और हाथ आई कई और चीजों को उठाकर पुलिस ऑफिसर पर फेंक देता है, पर वो भी किसी तरह उस लड़के को पकड़ ही लेती है। अब फ्रैंको इस रैक के नीचे देखता है तो वहां पर एक छोटी लड़की होती है जो बर्ड जैसी दिखती है। इतने में पुलिस वाले उसको पकड़ कर लेकर जाते हैं। फिर पुलिस ऑफिसर फ्रैंकोइस को अपना नाम अना बताती है। वो फ्रैंकोइस को देखकर हैरान रह जाती है कि इतना सारा सामान आप किस लिए खरीद रहे हो। फ्रैंकोइस झूठ कहता है कि कुछ नहीं, मैं कैंपिंग करने जा रहा हूँ इसीलिए ये सब ले रहा हूँ। पर असल में वो ये सब कुछ खरीद रहा था ताकि अगर उसकी वाइफ उसे मिल जाए तो उसे इनकी जरूरत पड़ेगी। वो घर आता है तो बहुत ही गंदी बू आ रही होती है। वो एमएल से पूछता है तो वो तो बेड से उठने का नाम ही नहीं लेता। तभी जूलिया उसको मैसेज करती है कि फ्राइडे पार्टी में तुम जरूर आ जाना। अब फ्रैंकोइस कहता है कि बेटा तुम्हारी माँ जरूर जिंदा होगी, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है। उस एक्सीडेंट में कई लोगों का पता नहीं चला और शायद वो जंगल में छुपे हुए हैं। आज सुपरमार्केट में 2 एनिमल ह्यूमंस को पकड़ा गया। तुम डरो मत, फ्राइडे को हम तुम्हारी माँ को ढूंढने जाएंगे। एमएल कहता है कि पापा फ्राइडे को तो मुझे पार्टी में जाना है। फ्रैंकोइस उसको हंसता हुआ कहता है कि तुम्हारे लिए बेटा मांस जरूरी है या पार्टी। पर एमएल कौन सा सुनने वाला था, वो उठकर चला जाता है। तो फ्रैंकोइस कहता है कि ठीक है चले जाना, लेकिन 8 बजे से पहले लौट आना, ये भी याद रखना। और अब फ्राइडे को एमएल उस पार्टी में जाता है जहां पर वो ड्रिंक भी करता है। एक लड़का अपने पिता को सैमुराई तलवार का शो ऑफ कर रहा होता है। यहाँ भी स्टूडेंट्स एनिमल ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी एमएल अचानक नीचे गिर पड़ता है। जूलिया उसको एक टैबलेट देती है जिसे मुंह से डालने के बजाय एमएल उसे कुत्ते की तरह चाट कर खाता है और कुछ दूरी जाकर एक गहरी डकार मारता है। इतने में जंगल से किसी जानवर के गुर्राने की आवाज आती है। एमएल बिना डरे जंगल के अंदर जाता है। सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो नदी के किनारे पड़ा होता है। वहां जैसे ही सर्च टीम आती है तो एमएल छुप जाता है कि कहीं ये लोग मुझे भी ना पकड़ ले। एमएल का मुंह भी लाल होता है और उसे ऐसा फील होता है कि उसके गले में कुछ अटका हुआ है। फिर घर जाकर वो सीधे बाथरूम में घुस जाता है। इतने में फ्रैंकोइस भी वहां पर आता है तो वो झट से दरवाजा बंद कर लेता है और मुंह में हाथ डालकर कुछ निकालता है। ओह, ये किसी पक्षी का पंख लगता है। यहाँ शायद हमें ये बताया जा रहा है कि इस नई दुनिया में इंसान किस तरह धीरे धीरे दूसरे एनिमल या बर्ड में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अगले दिन फ्रैंकोइस और एमएल अपने डॉग को लेकर जंगल में जाते हैं ताकि एमएल की माँ को ढूंढ पाए। एमएल के चेहरे पर नाखूनों के निशान होते हैं। दरअसल हुआ ये था कि जब उसकी माँ मेलिंडा ने उस पर भी हमला करना शुरू कर दिया तब जाकर फ्रैंकोइस ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया था। अब फ्रैंकोइस मैप में मार्क कर लेता है कि इन जगहों पर हमें तलाश करने जाना है। फिर घर लौटते वक्त भी एमएल अपनी माँ को ही पुकारता रहता है। रात भर ढूंढने के बाद भी वो कहीं नहीं मिलती। दोनों थक हार कर गाड़ी में ही सो जाते हैं। अचानक उनका डॉग भौंकने लगता है और जंगल की ओर भागता है। ये लोग भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। डॉग एक बन को सूंघता हुआ यहाँ पर आ गया था। दरअसल एक लड़का जो शायद बंदर में ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो उस बन को फेंक कर पेड़ पर चढ़ रहा था। तभी वो बर्ड जैसा इंसान एमएल पर हमला कर देता है और उसकी स्किन पर खरोंच देता है। पर एमएल का खून देखकर शायद उसे पता चल जाता है कि एमएल भी उसी की तरह एक एनिमल है। उसके बाद वो एमएल को कुछ नहीं करता। इतने में फ्रैंकोइस वहां आता है तो एमएल को हॉस्पिटल लेकर जाता है। रास्ते में पुलिस का चेक पोस्ट भी पड़ता है, लेकिन एमएल हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता क्योंकि हॉस्पिटल में पता चल जाएगा कि वो एनिमल बन रहा है। इतने में आना वहां पर आ जाती है और पूछती है कि आपके लड़के को कोई प्रॉब्लम है क्या। फ्रैंकोइस झूठ कहता है कि अरे इसको अभी कुत्ते ने काट दिया और कुछ भी नहीं। आना कहती है कि डॉग बाइट के लिए भी हॉस्पिटल जाना होता है, समझे, चलो हॉस्पिटल। ये कहकर वो गाड़ी में बैठ जाती है। अब एमएल कुछ नहीं कर पाता और उसे हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। वहां पर डॉक्टर उसके घाव पर स्टिचेस लगाता है। अब इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आर्मी बुलाई जाती है, लेकिन अना को सरकार का ये रवैया बिल्कुल ठीक नहीं लगता। वो फ्रैंकोइस से कहती है कि मैं यहाँ से ट्रांसफर लेने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आपको कोई मदद चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा। एमएल अब घर आ जाता है और जहाँ पर स्टिच लगे हुए थे उस पट्टी को खोलकर घाव को चाटने लगता है। स्ट्रेंज। वो स्कूल जाता है तो वहाँ लैब में कुछ चूहे रखे होते हैं जो बहुत आवाज कर रहे होते हैं। एमएल जोर से चिल्लाता है तो सारे चूहे एकदम चुप हो जाते हैं। एमएल साइकिल भी ठीक से नहीं चला पाता, हालांकि वो साइकिल चलाने में माहिर था। जूलिया से उसकी हालत देखी नहीं जाती और वो साइकिल से उतरने को कहती है उसे, पर एमएल नहीं मानता। जूलिया कहती है मैं तो पैदल जा रही हूँ, मेरे साथ चलो ना। फिर वो मान जाता है। वो एमएल को अपने घर लेकर जाती है और उसके लिए म्यूजिक बजाती है। एमएल उसके फ्रिज में रखा हुआ एक मरा हुआ बर्ड देखकर पूछता है कि इसे यहाँ पर क्यों रखा हुआ है। वो कहती है कि अगर मैं नॉनवेज होती ना तो कब का इसको खा चुकी होती, मगर वेजिटेरियन हो ना, अगर तुम नॉनवेज खाते हो तो तुम इसे खा लो। अब अगले सीन में एमएल तालाब में फिश पकड़ रहा होता है। एक फिश उसके हाथ लग जाता है तो उसको जमीन पर लेकर कच्चा ही खा लेता है। दूर से एक औरत उसको देख लेती है तो एमएल वहां से तुरंत भाग जाता है। अब वो उस जगह पर पहुंचता है जहां उसने बर्ड ह्यूमन को देखा था। वो उड़ने की कोशिश कर रहा होता है तो थोड़ा बहुत उड़ भी जाता है, लेकिन फिर भी अक्सर गिर जाता है। एमएल उसको एक फिश देता है जिसको वो बड़े चाव से खाता है। वो अपना नाम फिक्स बताता है।
एमिल पूछता है तुम्हारा सरनेम क्या है? वो कहता है मुझे कुछ याद नहीं है, अगर याद होता भी तो अब उसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं होता। बाय द वे फिश के लिए थैंक्स, अब तुम जाओ यहाँ से। ये कहकर वो पेड़ पर बैठे बंदर जैसे लड़के के साथ फिश शेयर करता है। बर्ड ह्यूमन कहता है कि मैं धीरे धीरे पंछी बन रहा हूँ लेकिन उड़ नहीं पाता, बार बार नीचे गिरने से बहुत घायल हो जाता हूँ, मुझे उड़ना सीखने के लिए एक सेफ जगह की जरूरत है। एमिल कहता है हाँ मैं जानता हूँ एक जगह। ये कहकर एमिल उसको तालाब के पास लेकर जाता है। तालाब में पेड़ों और लकड़ी के टुकड़ों को हटाकर कहता है तुम यहाँ उठ सकते हो, अगर गिर भी गए तो पानी में गिरोगे और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। इस तरह एमिल उसके उड़ने का बहुत अच्छा इंतजाम कर देता है। धीरे धीरे एमिल साइकिल चलाना भूल रहा होता है। यहाँ रेस्टोरेंट में फ्रैंकोइस को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है और उसके पीछे एक साया नजर आता है। फ्रैंकोइस मुड़ता है तो एक बहुत ही डरावना जानवर उस पर हमला कर देता है। तभी वहां पर छुपा हुआ एक और जानवर वहां से डरकर भागने लगता है। फ्रैंकोइस को लगता है कि कहीं ये मेरी वाइफ मेलिंडा तो नहीं जो डरकर भाग रही है। इतने में रेस्टोरेंट ओनर की वाइफ इस खतरनाक जानवर के मुंह में लकड़ी घुसाकर कहती है चिल्लाओ मत, और ये सुनकर वो जानवर एकदम चुपचाप चला जाता है। लेकिन उसके पैरों की जंजीरें उसे परेशान कर रही होती है, तो वो मुड़कर हॉल में चला जाता है जहाँ कस्टमर्स बैठे होते हैं। फिर वो बाहर निकलकर बोट्स को भी जंजीरों से खींचकर पानी की ओर भागता है। इसी बीच फ्रैंकोइस मेलिंडा की तलाश में जंगल की ओर भागता है। वहां पर वो एक भालू जैसे ह्यूमन को देखता है। इतने में पुलिस भी उसको पकड़ने वहां पर आ जाती है। अब ओनर की वाइफ बताती है कि वो खतरनाक जानवर मेरी बहन है। तभी उस जानवर को पकड़ने के लिए वहां पर आर्मी आ जाती है। एमिल स्कूल में लंच करता है तो उसका एक दांत टूटकर गिर जाता है। सभी हंसने लगते हैं तो एमिल वहां से निकल जाता है। जंगल में वो बर्ड ह्यूमन उड़ने की बार बार कोशिश करता है लेकिन हर बार पानी में गिर जाता है। एमिल फिर उसके घाव पर दवा लगाता है। उसकी नाक में चोट आती है तो एमिल उसका मास्क हटाता है। उसका चेहरा बहुत डरावना दिखता है और इसी चेहरे को दूसरों से छुपाने के लिए वो बेचारा मास्क का सहारा लेता था। अब एमिल उस पर दवा लगाकर पट्टी बांधता है। वो पूछता है कि क्या पेड़ पर बैठा वो छोटा लड़का बंदर बन रहा है? वो कहता है पता नहीं वो क्या बन रहा है, शायद छिपकली बनेगा। यहाँ आना फ्रैंकोइस के साथ जंगल के अंदर मेलिंडा को ढूंढने जाती है, पर तभी आर्मी को देखकर दोनों एक जगह पर छिप जाते हैं। इसी बीच फ्रैंकोइस एमिल का साइकिल देखता है और उसे घर ले आता है। फिर वो अपना हाथ धोता है तो सिंक को कुछ ब्लॉक कर रहा होता है। अब वो चेक करता है तो अंदर नाखून के बड़े बड़े टुकड़े पड़े होते हैं जो एमिल ने अपनी उंगलियों से काट फेंके थे। जब एमिल घर आता है तो फ्रैंकोइस उसे अपने हाथ दिखाने को कहता है। वो नहीं दिखाता। फ्रैंकोइस कहता है कि मैंने तुम्हारा साइकिल ठीक कर दिया है, जरा चला कर दिखाओ। पर एमिल तो अब साइकिल चला भी नहीं पाता, वो भागने लग जाता है। फिर फ्रैंकोइस उसको चेस करके पकड़ लेता है। वो रोता है कि पापा प्लीज मुझे छोड़ दो। फ्रैंकोइस उसे अपने सीने से लगा लेता है और कहता है कि बेटा मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, मुझसे कुछ मत छुपाओ। तुम जैसे भी बदलोगे रहोगे तो मेरे बेटे ही, डरो मत। मुझे ये बताओ तुम्हें अपनी बॉडी में कैसे चेंजेस फील हो रहे हैं, उसी से पता चलेगा कि तुम किस एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। एमिल बताता है कि बहुत दूर की आवाज भी मुझे एकदम साफ सुनाई देती है। बहुत दूर से किसी चीज पर पड़ती हुई खरोंच, पत्थरों के उड़ने की आवाज, बर्ड्स के चहचहाने की आवाज, मुझे सब कुछ एकदम क्लियर सुनाई दे रहा है पापा। फिर फ्रैंकोइस पूछता है क्या तुम्हारे साथी या तुम्हारी गर्लफ्रेंड जानते हैं कि तुम्हें इस तरह के चेंजेस हो रहे हैं? एमिल कहता है कोई नहीं जानता और वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है पापा। तो फिर अक्सर तुम जंगल में क्यों जाते हो? इसका एमिल कोई जवाब नहीं देता। फ्रैंकोइस उसे समझाता है कि सिर्फ 2 हफ्तों के लिए नॉर्मल ह्यूमन होने की एक्टिंग करो, फिर हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे, वरना पुलिस तुम्हें भी तुम्हारी माँ की तरह उस सेंटर में बंद कर देगी बेटा। एमिल पूछता है पापा क्या मैं वो दवा ट्राई करूँ जो डॉक्टर ने माँ के लिए दी थी, शायद इससे मेरा ट्रांसफॉर्म रुक जाए। फ्रैंकोइस भी उसको दवा देता है लेकिन वार्न करता है कि इसे लोगे तो जल्दी थक जाओगे, इसका ध्यान रहे। एमिल पूछता है क्या आप भी मुझे माँ की तरह जंजीरों से बांध कर रखेंगे? फिलहाल तो नहीं बेटा, लेकिन आगे का मैं कुछ नहीं बता सकता। एमिल हाथ से नहीं खाता बल्कि सीधे मुंह से खाता है। फिर फ्रैंकोइस उसके दांत चेक करता है तो कुछ दांत जरूरत से ज्यादा शार्प हो चुके होते हैं। अपने नाखून इस तरह काट कर रखना वरना सबको शक होगा, और तुम्हारे सुनने की शक्ति बहुत तेज है, ये तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है। ये कहकर वो एमिल के कानों में रुई भर देता है और उसके बालों को कान के ऊपर फैला देता है ताकि रुई दिखे नहीं। फिर कहता है कि अपना पैंट उतारो। एमिल नहीं उतारता, वो शर्माता है। फ्रैंकोइस कहता है कि मुझे कोई शौक नहीं है देखने का, लेकिन हाँ तुम्हारे हाथ पैर के बाल शेव करने पड़ेंगे। फिर एमिल मान जाता है और फ्रैंकोइस उसके हाथ पर शेव करता है। वैसे दुनिया जितनी भी बदल जाए लेकिन किसी भी हालत में अपने बेटे को बचाने की एक बाप की कोशिश अगर आपके दिल छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। उसी रात एमिल जूलिया को कॉल करता है और कहता है कि फोन हटाकर मेरी आवाज को सुनो। ये कहकर वो जोर से चिल्लाता है। वो कहती है मुझे कैसे सुनाई देगा, तुम इतनी दूर से चिल्ला रहे हो। अब एमिल कान से फोन हटाता है और जूलिया चिल्लाती है। एमिल को उसकी आवाज एकदम साफ सुनाई देती है, फोन पर नहीं डायरेक्टली वो भी। फिर एमिल उस बर्ड ह्यूमन से मिलने जाता है और उससे कुछ पूछता है, लेकिन वो बोलने की क्षमता पूरी तरह से अब खो चुका होता है क्योंकि बर्ड्स ह्यूमंस की भाषा नहीं बोलते। पर बोल नहीं सकता तो क्या हुआ, अब वो एक बर्ड की तरह शान से और परफेक्टली उड़ तो सकता है। वो ऐसे उड़ान भरता है कि ऊंचे पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है। एमिल घबरा कर चिल्लाता है कि उतनी ऊंचाई से मत उड़ो, नीचे गिर गए तो हड्डियां टूट जाएंगी। पर वो सुनने वाला नहीं था। एकदम सीधे सर के बल नीचे की ओर ड्राइव करके तेज जमीन के पास आकर फिर ऊपर की ओर उड़ने लगता है। वो बहुत जोश में होता है लेकिन तभी एक पेड़ से टकरा जाता है, पर वो इतना ताकतवर हो गया था कि वो पेड़ ही टूट जाता है। एमिल डर जाता है कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, पर बर्ड ह्यूमन तो एकदम शान से आसमान में उड़कर वहां आता है।
एमएल की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता कि ये अब बर्ड ह्यूमन नहीं पूरा बर्ड बन चुका है। वो एमएल से विदा लेकर फिर उठ जाता है। यहाँ रेस्टोरेंट में कोई स्पेशल पार्टी होती है जहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं। अब रेस्टोरेंट का ओनर फ्रैंकोइस से कंप्लेन करता है कि गोडाउन में रखे हुए 2 सुअर गायब हो गए हैं और तुम्हारा बेटा अभी तक क्यों नहीं आया। इस पर फ्रैंकोइस एमएल पर गुस्सा हो जाता है कि कितनी बार कॉल किया मैंने, कहाँ हो तुम? मैं फ्रेंड्स के साथ हूँ पापा। फ्रैंकोइस उसके हाथ को देखकर डांटता है कि अपने नाखून क्यों नहीं काटे तुमने अभी तक। ये कहकर वो सीजर लेकर उसके नाखून काटने के लिए तैयार होता है, पर एमिल को उसके पापा का उसे डांटना अच्छा नहीं लगता और गुस्से में वो पापा को ही काटने लग जाता है। फ्रैंकोइस उसकी गर्दन पर कैंची दबाता है, तब जाकर वो अपने नाखून काटने देता है। फ्रैंकोइस बेचारा रो पड़ता है कि मैंने अपने ही बेटे की गर्दन पर कैंची रखी। हालांकि वो एमिल को दूसरों से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। एमिल के भी आंसू निकल आते हैं कि मैं इतना गिर गया कि अपने पापा को ही काट दिया। और फिर वहां पर पार्टी शुरू होती है। जूलिया एमिल को एक जगह पर लेकर जाती है और उसे किस कर देती है। वो जैसे ही एमिल की पीठ को टच करती है तो उसकी रीढ़ की हड्डी को फील कर पाती है। वो कहती है मुझे सब पता है पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इनका एक दोस्त इनको रोमांस करते हुए देख लेता है और उसने एमिल के शरीर में जो बदलाव हो रहे थे उसे भी देख लिया था। अब वो एक छोटा सा मशीन निकालता है जो देखने में एक कार की जैसा दिखता है। उसे प्रेस करने से एक अजीब आवाज आती है जो इंसानों को सुनाई नहीं देती, लेकिन एनिमल्स को उसकी आवाज बर्दाश्त नहीं होती। वो लड़का उसको प्रेस करता है तो यहाँ एमिल को वो आवाज बहुत परेशान कर देती है। अब एक लड़का एमिल को ताने मारता है कि मैं तो पहले से जानता था कि तुम एक जानवर हो। एमिल अपने कान बंद कर देता है पर वो चुप नहीं होता। गुस्से में एमिल उसके गाल पे कस के चांटा मारता है तो उसके गाल पे उंगलियों के गहरे निशान पड़ जाते हैं। अब मामला संगीन हो जाता है। पुलिस और मिलिट्री मिलकर एमिल को ढूंढने लग जाती है। आम लोग भी इस तलाश में शामिल हो जाते हैं। पुलिस डॉग एमिल को देख लेता है लेकिन वो डर कर भाग जाता है। 2 लोग उसी दिशा में जाते हैं तो वहां पर किसी को हिलते हुए देखकर वो लगातार शूट करने लग जाते हैं। सब उस जगह को पूरी तरह से घेर लेते हैं। अब फ्रैंकोइस घबराता है कि कहीं मेरे बेटे एमिल को वो मार न दे, पर एमिल को मुसीबत से बचाने के लिए वो बर्ड आ जाती है जिसकी एमिल ने उड़ने में बहुत मदद की थी। वो शूटर्स को उठाकर उड़ता है और उन्हें दूर फेंक देता है। अब एमिल जंगल के अंदर भागता है। पुलिस वाले भी गाड़ी में एमिल को चेस करने लग जाते हैं। फिर वो एक गिरे हुए पेड़ पर चढ़कर नदी के उस पार पहुंच जाता है। गाड़ी पानी में नहीं जा पाती, इसलिए मिलिट्री के लोग उस बर्ड को शूट कर देते हैं और वो बेचारा नीचे गिर जाता है। एमिल उसकी ओर भागता है तो एमिल की गोद में वो बर्ड दम तोड़ देता है और इससे तो एमिल का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो उस जगह से दूर भागता है। इसी बीच बर्ड की लाश को देखकर सब समझ जाते हैं कि यही वो खतरनाक जानवर था जिसने उस लड़के पर हमला किया, जबकि वो तो एमिल था। पर ये सभी खुश होते हैं कि इनकी तलाश खत्म हो गई है। अगले सीन में एक शराबी सड़क पे चल रहा होता है। उसके पीछे एक एलियन जैसा दिखने वाला प्राणी क्रॉस करता है। आर्मी ट्रक्स में बड़ी तादाद में सोल्जर्स शहर के अंदर आ रहे होते हैं। एमिल यहाँ जंगल में फल खाता है और पेड़ के ऊपर ही सो जाता है। सुबह वो तालाब में नहाता है तो उसकी पीठ को दिखाते हैं। उसकी बॉडी में तेजी से बदलाव आ रहे होते हैं। वो ये भी नहीं जानता कि फ्रैंकोइस उसे फॉलो कर रहा है। बारिश से बचने के लिए एमिल एक गुफा में चला जाता है। तभी वो अपनी माँ को देखता है जो पूरी तरह से एक एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। स्मेल के द्वारा वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं। फिर माँ एमिल को बार बार गुफा के अंदर धकेलती है। शायद वो कहना चाहती है कि तुम यहीं पर सुरक्षित रहोगे बेटा, बाहर मत निकलो। एमिल तो बाहर भागकर आ ही जाता है। तभी एक आदमी सुअर जैसा ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है और पौधों को खा रहा होता है। पेड़ों पर कई लोग होते हैं जो बंदरों में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। कुछ लोग तो सांप भी बन गए होते हैं। इस तरह लोग हर तरह के एनिमल्स में बदल रहे होते हैं। रात को जो एलियन जैसा जानवर सड़क पर घूम रहा था वो भी यहीं पर छुपा होता है। वो बच्चा जो बर्ड के साथ रहता था वो भी यहीं होता है। अब उसको देखकर एमिल को बड़ी खुशी होती है। हर तरह के जानवर यहाँ चैन से रह रहे होते हैं। लेकिन तब मिलिट्री यहाँ पर स्मोक बॉम्ब्स गिराती है जिसकी वजह से इस शांत माहौल में हलचल मच जाती है। सोल्जर्स हर एनिमल ह्यूमन को पकड़ने लग जाते हैं। एमिल भागता है लेकिन एक सोल्जर से टकरा कर गिर जाता है। अब वो एक आवाज निकालते हैं जिसको एनिमल सह नहीं पाते। एमिल को भी वो आवाज परेशान कर देती है। फिर 2 सोल्जर्स उसको पकड़ कर लेकर जाते हैं। और इस बच्चे को तो देखिए जो पेड़ से चिपकी हुई है बेचारी। ये बिल्कुल उस पेड़ के साथ कैमोफ्लेज कर चुकी है और किसी को पता भी नहीं चलता कि वो यहाँ पर है। इस तरह ये लड़की बच जाती है। अब अना अपने साथी पुलिस ऑफिसर से फ्रैंकोइस को मिलवाती है और कहती है वो इन्हीं का बेटा है, मैं इन्हें जानती हूँ, प्लीज इस लड़के पर कोई केस दर्ज मत कीजिए। दूसरे ऑफिसर्स भी मान जाते हैं और उसको एक पेपर साइन करने को कहते हैं। दरअसल वो एमिल को नॉर्मल ह्यूमन ही समझ रहे थे, लेकिन एमिल साइन नहीं कर पाता क्योंकि वो तो जानवर में बदल रहा था, उसे साइन करना नहीं आता और पेपर वो फाड़ देता है। पुलिस ऑफिसर कहता है कोई बात नहीं, शायद तुम टेंशन में हो, कोई बात नहीं। ये कहकर वो एमिल को दूसरा प्रिंट आउट देता है। लेकिन इस बार बेचारा एमिल बेबसी में घुर्राने लग जाता है क्योंकि वो महज एक साइन भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके अंदर अब जानवर के फीचर्स आ चुके हैं और जानवर कहाँ साइन करते हैं। पर उसकी घुराहट को सुनकर वो ऑफिसर जान जाते हैं कि ये इंसान तो लग नहीं रहा, कहीं ये भी जानवर में ट्रांसफॉर्म तो नहीं हो रहा। फिर वो एमिल को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन फ्रैंकोइस उसे जोर से धक्का देता है और वो दीवार से टकराकर बेहोश हो जाता है। फिर फ्रैंकोइस उस फॉर्म पर खुद ही साइन कर देता है और पुलिस ऑफिसर की सील भी लगाकर एमिल को वहां से बचा ले जाता है। किसी को कोई शक नहीं होता, लेकिन
अन्ना को कुछ गलत लगता है। बाप बेटा आराम से अपनी कार में चले जाते हैं। दोनों खुशी खुशी नई पुरानी बातें करने लगते हैं। एमिल कहता है, मैंने जंगल में माँ को देखा पापा। और ये सुनकर फ्रैंकोइस भी बड़ा खुश होता है। तभी उन्हें पुलिस और मिलिट्री की गाड़ियां चेस करती है। एमिल पूछता है कि पापा, अगर इन लोगों ने मुझे हेल्थ सेंटर में बंद कर दिया तो क्या आप मुझसे मिलने आओगे? फ्रैंकोइस जवाब देता है कि बेटा, मेरे रहते किसी की मजाल क्या है जो तुझे उस नरक में बंद करेगा। और ये कहकर फ्रैंकोइस तेजी से गाड़ी को जंगल के अंदर लेकर जाता है। घने जंगल के बीच गाड़ी रोककर वो दरवाजा खोलता है और कहता है, जा बेटा, अब तू आजाद है, कुदरत की गोद में तो खुश रहना। एमिल खुशी से जंगल के अंदर भाग जाता है। फ्रैंकोइस की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं कि अब उसका बेटा इस इंसानों की दुनिया में ठोकरें नहीं खाएगा, वो कुदरत के बीच एकदम आजाद और खुश रहेगा। फिर कैमरा एमिल को फॉलो करता हुआ तेजी से भाग रहा होता है। यहाँ पर स्क्रीन होती है ब्लैंक और इसी के साथ ये मीनिंगफुल मूवी दोस्तों होती है खत्म। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मूवी और आपको इस मूवी में बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियोस में। हाँ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, बहुत जरूरी है। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।